हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट इज द व्यू एंड टाइप्स ऑफ व्यू। व्यू क्या होता है एसक्यूएल में, क्या उसका यूज होता है, कितने टाइप्स के वो होते हैं, क्या उसका क्वेरी सिंटैक्स होता है, क्या इसके एग्जाम्पल होते हैं, कैसे वो एग्जीक्यूट होता है। तो ये सारा आज के सेशन में हम देखने वाले हैं। अगर मैं व्यू की बात करूं तो व्यू इज अ वर्चुअल टेबल और व्यू कंटेन रोज एंड कॉलम जस्ट लाइक अ रियल टेबल बट डज नॉट कंटेन एनी डेटा ऑफ इट्स ओन। व्यू एक वर्चुअल टेबल होती है। ये रोज एंड कॉलम्स को होल्ड करती है जस्ट लाइक अ रियल टेबल की तरह काम करेगी, क्योंकि नॉर्मल टेबल को भी मैं सेलेक्ट से एग्जीक्यूट करता हूँ और मेरा व्यू भी है सेलेक्ट स्टेटमेंट से कॉल होता है। पर जो व्यू होता है कोई अपने आप में डेटा को कोई होल्ड नहीं करता है। अगर मैं टाइप्स ऑफ व्यू की बात करूं तो ये टू टाइप्स के होते हैं, एक तो सिंपल व्यू होता है और कॉम्प्लेक्स व्यू होता है। सिंपल व्यू का इन द सेंस जब मैं व्यू को राइट कर रहा हूँ, डेटा को फैच करके ला रहा हूँ सिंगल टेबल से, तो उसको मैं सिंपल व्यू वो कहते हैं हम उसे। यानी कि मैंने लिखा क्रिएट व्यू व्यू नेम एच और वही नॉर्मल सेलेक्ट स्टेटमेंट का मैंने यूज किया, लेकिन यहाँ सोर्स जो है सिंगल टेबल है तो उसको मैं सिंपल व्यू बोलते हैं हम इसे यहाँ। और सिंपल व्यू में मैं इजिली डीएमएल ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ। अगर कॉम्प्लेक्स व्यू की मैं बात करूं तो कॉम्प्लेक्स व्यू में जो डेटा फैच होके आता है वो मल्टीपल टेबल से फैच होता है थ्रू द जॉइंस। उसमें हम डीएमएल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। अगर हमको डीएमएल ऑपरेशन परफॉर्म करना है कॉम्प्लेक्स व्यू में तो थ्रू द ट्रिगर इजिली हम कर सकते हैं, क्योंकि मेरा इंस्टेड ऑफ ट्रिगर व्यू एंड टेबल्स दोनों पे काम करता है। जो ट्रिगर्स के थ्रू, ट्रिगर्स जो हम नेक्स्ट वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। तो अभी यह है, अगर आप कॉम्प्लेक्स व्यू में आपको डेटा इंसर्ट करना है तो आप इंस्टेड ऑफ ट्रिगर की हेल्प से हम कर सकते हैं। तो थोड़ा क्वेरी की हेल्प से हम समझते हैं, तब आपको इजीली समझ में आएगा। तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ हमारे पास एक टेबल है और उस टेबल का हम व्यू क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो ये किस तरीके से उसका सिंटैक्स होता है। तो व्यू लिखने का सिंटैक्स होता है, आपको लिखना पड़ता है क्रिएट व्यू और व्यू का नाम दे दिया मैंने वी डब्ल्यू फैच, उसके बाद एच, और उसके बाद आपको सेलेक्ट स्टेटमेंट डालनी है। जो भी आप कॉलम आप अपनी सेलेक्ट क्वेरी में यूज करना चाहते हो। तो मैं कुछ स्पेसिफिक कॉलम कॉल कर लेता हूँ। मैंने लिखा नेम, सिटी और सैलरी, जीपीटी। तो मैंने इस क्वेरी को उठा के यहाँ व्यू बनाते टाइम उसके इनसाइड में डाल दिया और उसको मैंने एग्जीक्यूट कर दिया। तो अभी हुआ क्या, मेरा एक व्यू क्रिएट हो चुका है और यहाँ इसकी डेफिनेशन यहाँ सेव हो चुकी है, वो आप यहाँ देख सकते हो। यहाँ मेरा डेटाबेस का नाम टेस्ट है। अगर मैं व्यू के अंदर गया तो मेरा यहाँ व्यू आ चुका है फैच नाम से। अभी बाद में इसको आपको देखना हुआ इसकी क्या डेफिनेशन है, तो आप देख सकते हो। आपको राइट क्लिक करके स्क्रिप्ट व्यू है या तो क्रिएट में खोल सकते हो, ऑल्टर में। क्रिएट में हमारा आता है न्यू बनाने के लिए, ऑल्टर में यानी एडजस्टिंग में आप चेंज करना चाहते हो, ड्रॉप में ड्रॉप की कमांड खुल के आ जाएगी उसकी। तो ये मैंने खोला, ये आपका जो लिखा हुआ ऑल्टर के साथ लिखा गया है। तो यहाँ अगर आपको और भी कोई भी चेंजेस करना है या कोई भी और कॉलम इसमें ऐड करना है तो आप कॉल ऐड कर सकते हो। तो कॉमा लगा के आप वो कॉलम और ऐड करोगे और आपको एग्जीक्यूट कर दोगे तो आपका न्यू कॉलम वो ऐड हो जाएगा। तो यहाँ जैसे कि मैं ऐड करता हूँ कॉमा आईडी, तो इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो मेरा क्या होगा, एग्जिस्टिंग में ही एक कॉलम और ऐड हो जाएगा। तो अभी दोबारा से वहीं आ जाते हैं। अब इसको कॉल कराते हैं। तो कॉल करने का ये तरीका होता है, तो सेलेक्ट एस्टिक फ्रॉम, जैसे हम नॉर्मल टेबल को कॉल कराते हैं उसी प्रकार से इसको कॉल कराया जाता है। तो यहाँ मैंने लिखा सेलेक्ट एस्टिक फ्रॉम व्यू नेम, तो इसको एग्जीक्यूट कराया था। तो पहले वाली यहाँ मेरी क्वेरी लिखी हुई थी, क्रिएट टाइम पे मैंने 4 कॉलम का यूज किया था, लेकिन वहां पे मैंने ऑल्टर में जाके कॉलम बाद में ऐड किया था। तो अभी ऑल्टर से वो कॉलम में हटा देता हूँ, यही मैं कर देता हूँ। अभी 4 ही कॉलम यूज करता हूँ, आईडी मेरे को नहीं लगा देखना है। तो उसको दोबारा से मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ, ऑर्डर कर देता हूँ व्यू के, तो वहां से वो आईडी नाम का कॉलम हट जाएगा। अभी आपको 4 ही कॉलम दिखेंगे जो कि 4 यहाँ यूज हो रहे हैं। ये तो हो गया मेरा सिंपल व्यू। तो सिंपल व्यू में डेटा हमारा फैच होके आ रहा है सिंगल टेबल से, फैच होके आ रहा है। इसमें भी आप कोई भी जैसे नॉर्मल टेबल में डीएमएल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो वो आप कर सकते हो। अगर आपको यहाँ इंसर्ट करना होगा तो आप लिखोगे इंसर्ट इनटू, आपको टेबल का नाम देना है
और टेबल के नाम के थे जो भी कॉलम की आपको वैल्यू इंसर्ट करनी है वो डिफाइन करने हैं आपको। मैंने लिखा नेम, सिटी, सैलरी। सैलरी के बाद मैंने लिखा डिपार्टमेंट, और यहाँ इनकी वैल्यू मैं असाइन करता हूँ। तो मैंने दे दिया यहाँ पे ABC, कुछ भी नेम दे दिया मैंने। सिटी की आईडी दे दी इसमें 2, 4000 सैलरी कर दी। डिपार्टमेंट मैंने यहाँ कर दिया IT। इसको अभी कितनी रोज है, 25 है। तो ये जो डेटा इंसर्ट कर रहा हूँ मैं व्यू के थ्रू कर रहा हूँ। तो 25 रोज थी, अभी 26 हो चुकी है। यहाँ मैंने ABCD वाला रिकॉर्ड देखा था, यहाँ आ चुका है। फिजिकल टेबल की मैं बात करूँ तो फिजिकल टेबल में भी ये रिकॉर्ड जा चुका है। देखते हैं फिजिकल टेबल में, यहाँ स्टार से इसे कॉल करते हैं। तो ये मैंने एग्जीक्यूट की, तो यहाँ मेरा डेटा आ चुका है। यानी कि जब भी आपने सिंपल व्यू बनाया है तो उसमें आप DML ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। व्यू के थ्रू आप अपडेट भी कर सकते हो, इंसर्ट भी कर सकते हो और डिलीट भी कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स व्यू की। कॉम्प्लेक्स व्यू बनाते हैं। तो कॉम्प्लेक्स व्यू में क्या होता है, डेटा जो हम फेच करके लाते हैं मल्टीपल टेबल से लाते हैं। तो मैंने लिखा क्रिएट, और इसको कॉम्प्लेक्स बोल दिया मैंने। उसको अलाइज नेम दे दिया ई, यानी कि अब मैं मल्टीपल टेबल से डेटा फेच करके ला रहा हूँ। तो यहाँ जो था हमारा सिटी, सिटी में जो था एक सिटी आईडी है, मेरे को सिटी नेम चाहिए। तो वो हम लेके आते हैं नटजॉइन से सिटी की टेबल से। सिटी सी, ऑन कंडीशंस डाल देते हैं। ई डॉट सिटी इज इक्वल टू सी डॉट सिटी आईडी। यहाँ जो बाकी के अलाइस नेम से कॉलम कॉल कर लेते हैं, यही से आएगा मेरा, ये भी इसे है, डिपार्टमेंट भी मेरा ई से है। लेकिन यहाँ सिटी नहीं चाहिए, सिटी नेम चाहिए। तो वो मेरा आएगा सी डॉट सिटी नेम से। तो यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये मेरा एग्जीक्यूट हो चुका है। अभी इसको कॉल करते हैं। तो एग्जीक्यूट करने के लिए मेरे को सेलेक्ट स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। वही नॉर्मल सेलेक्ट स्टेटमेंट से मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, कॉल किया। तो क्या हुआ, अभी यहाँ हम एज अ नॉर्मल टेबल की तरह इसको यूज कर रहे हैं। हमको क्या पता है इनसाइड द इसके कॉम्प्लेक्स क्वेरी क्या लिखी हुई है, राइट। तो एक तरह से ये माने तो एक तो सिक्योरिटी पर्पज और इजी टू यूज हो गया, क्वेरी सिंप्लिसिटी भी मेरी हो चुकी है यहाँ पे। तो यहाँ बात आती है कॉम्प्लेक्स व्यू। तो कॉम्प्लेक्स व्यू में जब मैं डेटा फेच करके लाता हूँ मल्टीपल टेबल से, तो उसको मैं कॉम्प्लेक्स व्यू बोलता हूँ। तो कॉम्प्लेक्स व्यू में मैं DML ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकता। यानी कि जो आपने नॉर्मल व्यू में इंसर्ट, अपडेट, डिलीट ये यूज किया था, वो कॉम्प्लेक्स व्यू में नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ जो डेटा जो फैच होके आ रहा मल्टीपल टेबल्स में से होके आ रहा है, इसकी वजह से नहीं कर सकता। अगर मेरे को DML ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं तो विद द हेल्प ऑफ टिगर में कर सकता हूँ, टिगर के थ्रू। क्योंकि इंस्टेड ऑफ टिगर जो होता है मेरा, वो मेरा टेबल और व्यू दोनों पे काम मेरा करता है, इस वजह से मैं कर सकता हूँ। तो टिगर्स के बारे में हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। तो यहाँ सिंपल व्यू देखा। सिंपल व्यू में हम डेटा फैच करते हैं सिंगल टेबल्स पे, इस पे DML ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स व्यू की बात करें तो मैं जो डेटा फैच करता हूँ मल्टीपल टेबल से करके लाता हूँ, इसमें मैं DML ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकता। अगर मेरे को DML ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं तो मेरे को टिगर की नीड रहेगी, क्योंकि मेरा जो इंस्टेड ऑफ टिगर है टेबल्स एंड व्यू दोनों पे काम करता है। अब थोड़े से आगे इसके कुछ फीचर्स हैं वो भी देख लेते हैं। यहाँ हम देखते हैं, यहाँ मैंने जो एक व्यू बनाया था, सिंपल व्यू की मैंने बात करूं, तो इस व्यू में मैंने 4 कॉलम्स को कॉल किया था। तो ये 4 कॉलम्स मेरे कहाँ से आ रहे हैं, फिजिकल टेबल्स एम्प्लॉइज 2 से आ रहे हैं। मैं क्या करता हूँ, फिजिकल टेबल से जाके कोई एक कॉलम को मैं ड्रॉप कर देता हूँ। यहाँ से मैं डिपार्टमेंट को ड्रॉप कर देता हूँ। अगर मैं डिपार्टमेंट को यहाँ से ड्रॉप कर देता हूँ फिजिकल टेबल से, तो मैं व्यू को एग्जीक्यूट करूंगा। क्या मेरा व्यू एग्जीक्यूट होगा या नहीं होगा? तो उससे पहले मैं क्या करता हूँ, कॉलम को ड्रॉप करता हूँ। तो मैंने लिखा ऑल्टर टेबल
एम्प्लॉय 2 से करना है मेरे को, ड्रॉप कॉलम, कॉलम कर लेते हैं जीपीटी। तो ये मैंने एग्जीक्यूट किया तो फिजिकल टेबल से मेरा यहाँ जा चुका है, ये कॉलम यहाँ नहीं है, लेकिन यहाँ व्यू में मैंने यूज कर रखा था। तो लेकिन अब मैं व्यू को कॉल करता हूँ तो यहाँ मेरी क्वेरी में एरर आ चुकी है, क्योंकि जो आपने व्यू लिखा हुआ है उसकी डेफिनेशन में डिपार्टमेंट नाम का कॉलम कॉल हो रहा है और उसको उस प्रॉपर उसकी डेफिनेशन में कॉलम नहीं मिल रहा है, इस वजह से वो एरर आ गई। तो इसके लिए आपको फिर से व्यू को रीओपन करना पड़ेगा यहाँ से जाके। तो यहाँ आप इस तरीके से कर सकते हो, राइट क्लिक करके व्यू को जाके ऑल्टर में जाके आपको ओपन करना पड़ेगा। तो वही चीज खुल के आ गई है जो वहां लिखी हुई है। तो यहाँ पे आके आपको इस डेफिनेशंस को यहाँ पे से हटाना पड़ेगा जो कॉलम नहीं है फिजिकल टेबल में, और आपको एक बार इसको कंपाइल्ड करना पड़ेगा, रिकम्पाइल्ड। तो ये हो चुका है। अब इसको मैं कॉल्ड करता हूँ यानी एग्जीक्यूट करता हूँ तो आपका व्यू चल चुका है। यानी कि आपने व्यू के इनसाइड में जो कॉलम यूज कर रखे हैं, अगर आप फिजिकल टेबल से उनमें कोई भी डीडीएल ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो उसका इफेक्ट आपके व्यू में भी पड़ेगा। आपका व्यू एरर आने लग जाएगी, एक्सेप्शन आने लग जाएगी, आपका व्यू एग्जीक्यूट नहीं होगा। आपको व्यू से एक बार दोबारा से ऑल्टर करना पड़ेगा। अब यहाँ एक दूसरी कंडीशन आ जाती है, नहीं ऐसा क्या हो सकता है कि ऐसा कोई इस तरीका का मैं व्यू बनाऊं क्या उस व्यू में कोई भी फिजिकल टेबल से डीडीएल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर पाए, तो उस चीज को हम बोलते हैं स्कीमा बाइंडिंग। तो अब हम व्यू को करने जा रहे हैं स्कीमा बाइंडिंग। कीवर्ड का नाम हो गया स्कीमा बाइंडिंग। स्कीमा बाइंडिंग तो यानी कि अब ये स्कीमा बाइंडिंग होता क्या है, यानी कि अब मैं जो व्यू क्रिएट करने चाहता हूं तो मैं एग्जिस्टिंग में कर दे रहा हूं। जब मैं व्यू क्रिएट कर रहा हूं तो उससे पहले मेरे को ये कीवर्ड लिखना है विद स्कीमा बाइंडिंग एज, और टेबल का नाम जो कॉल करना है मेरे को स्कीमा नेम से कॉल करना है यानी डीबीओ। अब बात आ जाती है स्कीमा नेम क्या होता है। स्कीमा नेम ये होता है जब भी आप कोई भी टेबल बनाते हो या कोई भी टिगर फंक्शन या कुछ भी आप बनाते हो, कोई भी ऑब्जेक्ट एसक्यूएल में क्रिएट करते हो तो उससे पहले यहाँ डीबीओ लिखा आ जाता है। ये होता है स्कीमा, यानी कि बाय डिफॉल्ट एक स्कीमा नेम हो गया। ये एक तरह से कंटेनर है कि कितने आपके ऑब्जेक्ट हैं वो किस टाइप के कंटेनर के हैं, यानी किस टाइप के स्कीमा के हैं। तो मेरे सारे डीबीओ के हैं। तो आप अपना भी स्कीमा बना सकते हो। तो वो कैसे बनाएंगे हम, तो मैंने लिखा क्रिएट स्कीमा और स्कीमा का नाम दे दिया, सपोज करो मैंने कर दिया एसीसी अकाउंट। अब मेरा यहाँ अकाउंट नाम का स्कीमा भी बन चुका है। जैसे कि आप कोई भी टेबल क्रिएट कर रहे हो तो बाय डिफॉल्ट आपका डीबीओ आ रहा है। एक मैंने अपने नाम का स्कीमा क्रिएट कर लिया। अब ये स्कीमा बनाने की जरूरत क्या पड़ी, क्यों बनाते हैं वो मैं बताता हूँ। सपोज करो एक कोई ऑर्गेनाइजेशन है और जिसमें जो है मेरे एम्प्लॉयज का डेटा है, यानी कि मेरे अकाउंट्स में भी एम्प्लॉयज हैं और मेरे फाइनेंस में भी हैं, एडमिन में भी हैं। तो मैं नहीं चाहता कि एक सिंगल टेबल बनाऊं उसमें सबकी इंफॉर्मेशन रखूं। मैं ये चाहता हूं कि मैं सारी इंफॉर्मेशन एम्प्लॉय नाम की मल्टीपल टेबल बनाऊं, यानी अकाउंट की अलग एम्प्लॉय नाम की टेबल और एचआर की अलग और आईटी की अलग। लेकिन एसक्यूएल में सेम नाम की टेबल आप टू टाइम नहीं बना सकते। सपोज करो अगर आपकी ईएमपी नाम की एक टेबल बनी हुई है तो आप दोबारा से ईएमपी नाम की टेबल दोबारा से नहीं बना सकते, उसमें आपको एरर आएगी कि ये ऑब्जेक्ट पहले से ही एग्जिस्ट करता है। तो यहां बात आती है अब स्कीमा की। आप बना सकते हो सेम नाम की दो टेबल सेम डेटा टाइप डेटाबेस में, उसके लिए आपका जो स्कीमा नेम डिफरेंट होना चाहिए। यानी कि अभी आपकी यहाँ टेबल किस नाम से बनी हुई है, एम्प्लॉय 2 नाम से बनी हुई है। अभी मैं सेम डेटाबेस में दोबारा से एम्प्लॉय 2 नाम की टेबल बनाता हूं। मैंने लिखा क्रिएट टेबल
और टेबल का नाम हुआ employee2 और मैं इसमें कोई एक ही कॉलम लेता हूं id int। इसको जैसे ही एग्जीक्यूट करूंगा तो अभी तो एरर आ जाएगी, ये बोलेगा कि ये ऑलरेडी एग्जिस्ट है, राइट। तो यहाँ बाय डिफॉल्ट जब हम बनाते हैं तो अगर ये और कोई नाम देता तो डीबीओ से आती। अब मैं सेम नाम की द्वारा से बनाना चाह रहा हूं तो मेरे को डिफरेंट स्कीमा नेम चाहिए। तो स्कीमा मैं क्रिएट कर चुका हूं, तो ये स्कीमा मैंने अभी क्रिएट किया है। तो यहां आप लिखोगे acc डॉट। तो जैसे ही मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो मेरी ये टेबल बन चुकी है। तो अगर मैं यहां देखता हूं टेबल्स में जाके इसको रेफरेश करता हूं तो आप देख रहे हो यहां मेरे को लिखा आ गया एक ACC employee2 है और एक मेरी DBO employee2 है। यानी कि एक ये स्कीमा क्या होता है, एक कंटेनर होता है, उससे आप पता कर सकते हो कि मेरे इस कंटेनर में किस टाइप के ऑब्जेक्ट हैं। यानी कि हमें ACC से ये समझ में आ रहा है कि अकाउंट के सारे ऑब्जेक्ट हैं। DBO एक नॉर्मल है, मैं सभी के लिए यूज कर रहा हूँ। अगर आपने HR बनाया, HR लगा देंगे तो आप उससे ये समझ जाओगे कि ये मेरे जो HR हैं, एक मैंने स्कीमा बनाया था उसमें ये ऑब्जेक्ट डाल रखे हैं, ये उसके सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। तो राइट, ये एक पॉइंट यहाँ क्लियर हो जाता है कि मैं एक डेटाबेस में सेम नाम की 2 या 3 भी टेबल बना सकता हूं। तो उसके लिए मेरे को डिफरेंट स्कीमा नेम होना चाहिए। बाय डिफॉल्ट आपका क्या स्कीमा नेम होता है, डीबीओ होता है। वो आपको बनाने नहीं पड़ता, डिफॉल्ट होता है। जब भी आप नॉर्मल टेबल आपको स्कीमा नेम नहीं दोगे तो वो बाय डिफॉल्ट डीबीओ में आएगी। अगर आपको अपना स्कीमा नेम देना है तो क्रिएट टेबल करने से पहले आपको स्कीमा नेम बिट टेबल नेम करना पड़ेगा, तो वो उसी स्कीमा में जाएगी। ठीक है, अब अपने स्कीमा बाइंडिंग पे आते हैं। यहाँ क्या काम होता है, मैंने यूज किया व्यू के अंदर ऑल्टर व्यू नेम विद स्कीमा बाइंडिंग। और टेबल को जो नॉर्मल सेलेक्ट स्टेटमेंट है वही लिखी हुई है, लेकिन मैंने टेबल को कॉल किया है स्कीमा नेम के थ्रू। तो मेरा समझाने का पर्पज ये जी था कि ये क्या होता है स्कीमा। तो मेरी टेबल जो है डीबीओ से बनी हुई है, मैंने डीबीओ डॉट लगा के यहाँ कॉल किया और मैं इसको जैसे ही ऑल्टर करता हूँ तो ये मेरा डेफिनेशन सेव हो जाती है। तो अभी क्या होगा, अभी मैं उसको सेलेक्ट स्टेटमेंट से कॉल करता हूँ उस व्यू को। तो नॉर्मल जैसे कॉल कर रहे थे वैसे ही कॉल हो गया। तो इसमें एक्स्ट्रा हुआ क्या वो देखते हैं हम। इसमें एक्स्ट्रा ये हुआ, परफेक्टली हो गया, फाइन। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें मेरी फिजिकल टेबल जो यूज हो रही है employee2 हो रही है। अब मैं employee2 को ड्रॉप करता हूँ, ड्रॉप टेबल दिस। तो जैसे ही मैं ड्रॉप करूंगा तो मेरे को ड्रॉप नहीं करने देगा। यानी कि अगर आपका व्यू स्कीमा बाइंडिंग व्यू आपने बना रखा है तो आप फिजिकल टेबल को टच नहीं कर सकते, यानी कि DDL ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। अगर मैं बात करूं इसमें से कोई एक सिंगल कॉलम को डिलीट करना चाहूं, मेरे को सैलरी को इसमें से ड्रॉप करना है, तो मैं कमांड लिखता हूं, ये रही कमांड यहाँ, और यहाँ सैलरी कॉलम यूज करता हूं। तो हम देखते हैं क्या होता है। उस केस में भी एरर आ गई है, उस केस में भी नहीं करने देगा। और देखते हैं हम। तो अभी इसमें मैंने आईडी कॉलम को यूज नहीं किया, डीओजी को यूज नहीं किया, क्या डीओजी को ये करने देगा। डीओजी में यहाँ लिखता हूं, क्योंकि डीओजी तो यहाँ यूज हुआ नहीं है। उसको करके देखते हैं हम ड्रॉप। ये मेरा ड्रॉप हो चुका है। यानी कि स्कीमा बाइंडिंग आपने व्यू को किया है और उस सेलेक्ट स्टेटमेंट में आपने जितने सारे कॉलम को यूज किया हुआ है उन कॉलमों में आप कोई भी डीएमएल ऑपरेशन फिजिकल टेबल पर परफॉर्म कर ही नहीं सकते हो। जब आप ड्रॉप चला रहे हो तो वो सभी के लिए चला रहे हो, तो ये भी तो कॉलम एग्जिस्ट करते हैं, तो वो भी आपका नहीं काम करेगा। लेकिन यहाँ आपका मैंने कहा डीडीएल नहीं कर सकते, लेकिन ट्रंकेट चलाओगे तो वो ट्रंकेट आपका काम कर जाएगा। अगर मैं ट्रंकेट की बात करूं तो मैं यहाँ करता हूं ट्रंकेट टेबल और इसको मैंने यूज किया। इसको आप कर सकते हो क्योंकि यहाँ हम डेटा पे प्ले कर रहे हैं, है तो वो डीटीएल ही कमांड, लेकिन ये मेरी चल चुकी है यहाँ पे। बाकी स्कीमा बाइंडिंग है ना, तो आप इसमें कोई भी कॉलम को एग्जिस्टिंग को जो आपने यूज किया उसमें से आप उसको ना तो ड्रॉप कर सकते हो ना उसको रीनेम कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि आपने स्कीमा बाइंडिंग लगाया हुआ है। दूसरा एक क्या फायदा होता है स्कीमा बाइंडिंग से, एक तरह से इस व्यू की इस समय पे अब फिजिकली एग्जिस्टेंस हो चुकी है।
पहले क्या था, वो व्यू बनाए थे पहले वाले, उसमें क्या था, फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं थी, हम उसको एज अ वर्चुअल टेबल मान रहे थे। अब इसकी फिजिकली एग्जिस्टेंस हो चुकी है। क्यों हो चुकी है वो भी देखते हैं। वो इसलिए हो चुकी है, मैं इसको पहले नॉर्मल व्यू में प्रीवियस स्टेट में पहुंचा देता हूँ, यहाँ से विद स्कीमा बाइंडिंग हटा देता हूँ और ये भी हटा देता हूँ। तो ये आपका पहला जैसा व्यू हो चुका है। अभी क्या एरर आ गई यहाँ, अच्छा एज मैंने हटा दिया है, यहाँ उसको लगा देता हूँ। तो ये पहला वाला व्यू आपका हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, अपने व्यू पे इंडेक्स लगाने की कोशिश करता हूं मैं। तो यहां मैं क्या करता हूं, क्रिएट टेबल पे तो हमने इंडेक्स लगाई है, लेकिन अब हम व्यू पे इंडेक्स लगाते हैं। क्रिएट यूनिक क्लस्टर इंडेक्स और इंडेक्स नेम, नेम नाम पे लगा रहा हूं, मैंने नेम लिख दिया। इंडेक्स नेम कुछ भी हो सकता, ये ऑब्जेक्ट नेम हुआ, कुछ भी आप दे सकते हो। किस पे लगा रहे हो, ऑन टेबल, टेबल का नाम, यानी कि हम व्यू पे लगा रहे हैं, तो व्यू का नाम मेरा ये है। और व्यू में तो लगा रहे हो, व्यू के किस कॉलम पे लगा रहे हो, हमने बोला नेम नाम पे लगा रहे हैं। तो जैसे ही मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो यहाँ भी एरर आ जाएगी। अभी आपका ये सिंपल व्यू है, इसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, तो इस पे आप जो है कोई भी इंडेक्स नहीं लगा सकते। जैसे ही आपने विद स्कीमा बाइंडिंग कीवर्ड का यूज किया, और अभी व्यू को ऑल्टर कर देता हूं मैं, अब इसको लगाने की कोशिश करता हूं। यहाँ ये एरर क्यों आई है, कैन नॉट बाइंड, अच्छा स्कीमा नेम नहीं लगाया है, क्योंकि स्कीमा बाइंडिंग हम लगाएंगे उसके बाद टेबल को भी आपको स्कीमा नेम से कॉल करना पड़ेगा। अभी एग्जीक्यूट करता हूँ, ये एग्जीक्यूट हो गया, व्यू मेरा एग्जीक्यूट हो रहा है परफेक्टली। डेटा नहीं है, वो ट्रंकेट कर चुके हैं, लेकिन इंडेक्स लगाने की कोशिश करते हैं। अब मेरी इंडेक्स लग चुकी है, यानी कि नॉर्मल जब व्यू था उस पर मैं इंडेक्स नहीं लगा पा रहा था, लेकिन अब मैंने स्कीमा बाइंडिंग कर दिया, लेकिन अब उस पर यूनिक क्लस्टर इंडेक्स लगाई है, तो वो मेरी लग चुकी है। अब मैं नॉन क्लस्टर लगाने की कोशिश करता हूँ, तो मैंने यहाँ लिखा नॉन क्लस्टर इंडेक्स, इंडेक्स का नाम चेंज कर देते हैं, इसको कर देता हूँ 1 2 3। किस नेम पे लगा रहा हूँ, अब मैं लगा रहा हूँ ये सिटी पे। तो एग्जीक्यूट करते हैं, तो ये लग चुकी है। यानी कि अगर मेरा व्यू जो है स्कीमा बाइंडिंग हो चुका है, स्कीमा बाइंडिंग कर रखा है मैंने, तो उसमें मैं क्लस्टर नॉन क्लस्टर इंडेक्स लगा सकता हूँ, अगर नहीं है तो नहीं यूज कर सकता। तो अब मैं बात करता हूँ उसकी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज की। तो यहाँ हम एडवांटेज बात कर लेते हैं। अगर आप यहाँ सपोज करो ये आपका व्यू है, अगर जब आप किसी डेफिनेशन लगा रहे हो, तो ये आपके सामने कुछ कॉलम शो हो रहे हैं, इसमें डेटा नहीं है, तो मैं कोई टेबल यूज कर लेता हूँ। यहाँ यहाँ एक एम्प्लॉय नाम की यूज कर लेता हूँ, उसमें डेटा है मेरे पास ये, और उसको अल्टर कर देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें मेरे को ये जो डेटा जो दिख रहा है इसको मैं शॉर्ट करके तब मैं देखता हूँ। यहाँ मेरे को लिखता हूँ ऑर्डर बाई, और ये मैं शॉर्ट कर लेता हूँ सैलरी वाइज। अब मैं उसको व्यू के साथ ऑल्टर करने की कोशिश करूंगा तो वो मेरे को करने नहीं देगा, क्योंकि जब भी आप व्यू क्रिएट कर रहे हो इनसाइड द व्यू आप ऑर्डर बाय यूज नहीं कर सकते, आपको एरर आएगी, वो नहीं करने देगा। अगर आपको करना है तो टॉप के साथ कर सकते हो, डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हो। अगर मैं लिखता हूँ यहाँ टॉप 100 या टॉप 10 कुछ भी आप लिख सकते हो, अभी आपका व्यू ऑल्टर हो जाएगा। अभी आपका व्यू ऑल्टर हो चुका है। कॉल करते हैं व्यू को, अभी आपका व्यू कॉल्ड हो रहा है। दूसरा आप ग्रुप बाय यूज कर सकते हो, ग्रुप बाय में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यानी ग्रुप बाय करता हूं मैं सैलरी को, यहाँ सैलरी का सम करते हैं हम, सम, डिपार्टमेंट वाइज करते हैं, डिपार्टमेंट को भी कॉल कराते हैं। इसको अलाइस नेम दे देता हूं मैं यहाँ, एच सैलरी, और सिटी वाइज करना पड़ेगा क्योंकि सिटी कॉलम है, सिटी ग्रुप बाय में डाल देते हैं।
सिटी। अभी इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो एग्जीक्यूट हो चुकी है। डेटा आ रहा है मेरा, सिटी वाइज ग्रुप बाई होके आ चुका है। यानी कि जब मैं व्यू इनसाइड द व्यू ऑर्डर बाई यूज नहीं कर सकता, ग्रुप बाई यूज कर सकता हूं। अब एडवांटेज डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं हम। तो एडवांटेज की मैं बात कर रहा हूं, एक तो आता है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का मतलब ये होता है इसमें, यानी कि आपकी जो फिजिकल टेबल है, फिजिकल टेबल में आपके नंबर्स ऑफ कॉलम हैं, आपके नंबर्स ऑफ कॉलम है, लेकिन जब आप व्यू राइट कर रहे हो तो आप कुछ स्पेसिफिक कॉलम का यूज कर रहे हो। सपोज करो मेरी एक टेबल है, उसमें 100 कॉलम है, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी वाइज जो यूज होते हैं आपके 100 यूज नहीं होते, 19, 20 या 25 यूज होते हैं, और वही कॉलम आपने व्यू में यूज किए हुए हैं। दूसरा, जब आप व्यू में यूज कर रहे हो तो उसका अलाइज नेम लगा के आपने कॉलम का नाम भी चेंज कर दिया है, और आपने एक व्यू क्रिएट किया और उस व्यू को ऑब्जेक्ट को किसी न्यू यूजर को आपने दे दिया। अभी वो न्यू यूजर उसको देखता है, उसको ये नहीं पता ये रियल टेबल है या व्यू है, वो उसको रियल टेबल ही मानेगा, ठीक है ना, तो वो उसको फाइनल समझेगा। तो ये हमारा एक तरह से सिक्योरिटी हो गया कि हम अपनी रियल ऑब्जेक्ट का नाम और रियल कॉलम्स का नाम किसी सेकंड पर्सन को नहीं शो करना चाहते, तो उस केस में सिक्योरिटी का काम करता है हमारा। इजी टू यूज हो गया, यानी कि एक आपने अभी तो ये नंबर ऑफ लाइन कम कोड है। जब आप कॉम्प्लेक्स व्यू लिखते हैं तो उसमें डेटा जो फैच होके आता है मल्टीपल टेबल से फैच होके आता है। तो आपने क्या किया, कुछ नहीं, वो क्वेरी को उठा के यहाँ पे इनसाइड द व्यू लिखा, और बार बार आप क्या कर रहे हो, एज ए सेलेक्ट स्टेटमेंट से डायरेक्ट व्यू को कॉल कर रहे हैं, तो यहाँ इजी टू यूज हो गया। दूसरा बात करते हैं हम क्वेरी सिंप्लिसिटी। क्वेरी सिंप्लिसिटी ये हुआ कि आपने नंबर ऑफ लाइन लिखी, और आप अगर व्यू नहीं होता तो उसको बार बार आपको कॉपी पेस्ट करना पड़ता, वही नंबर्स ऑफ लाइन का कोड आपने इनसाइड द व्यू यूज किया, और एवरी टाइम आप व्यू को यूज कर रहे हो। डिसएडवांटेज की मैं बात करूं, नॉट पास एनी पैरामीटर, यानी कि आप स्टोर प्रोसेसर में पैरामीटर पास करते हैं, तो यहाँ कहाँ पास कर रहे हैं, जब भी मैंने व्यू बनाया तो उसमें पैरामीटर का ऑप्शन था नहीं था। कैन नॉट परफॉर्म द डीएमएल ऑपरेशन, तो यानी कि आपको मालूम है सिंपल व्यू में तो मैं डीएमएल कर सकता हूं, लेकिन कॉम्प्लेक्स में नहीं कर सकता। लेकिन डेफिनेशन बाय डिसएडवांटेज की बात करूं तो कैन नॉट परफॉर्म द डीएमएल ऑपरेशन, क्योंकि कॉम्प्लेक्स व्यू में डीएमएल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होते। अगर मेरे को करने तो विद द हेल्प ऑफ टिगर वी कैन परफॉर्म, बिकॉज इंस्टेड ऑफ टिगर माई वर्क टेबल्स एंड व्यू बोथ। यहाँ ये लिखा हुआ है नॉट पास ऑर्डर बाई, यानी ऑर्डर बाई का यूज नहीं कर सकता, ओनली ग्रुप बाई का मैं यूज कर सकता हूँ। तो ये आपका व्यू हो गया। तो आई होप, मुझे लगता है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द रिसीव होगी। थैंक्स फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।